दो तीन महिला जो हैं बस वही हैं, हमारी पम्मी बेगम साहिबा हैं और हमारे तारा श्वेता साहिबा हैं। अगर हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं तो जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। अगर हम जिम्मेवारी निभाने के लायक नहीं है, जिम्मेवारी निभा नहीं सकते हैं, तो फिर हमें पद पर बने रहने की भी कोई औचित्य नहीं बनता है। किसने बोला कि यहाँ पर अवैसी हॉस्पिटल बनेगा, किसने बोला कि यहाँ पर अवैसी कॉलेज बनेगा, कोई ऑथेंटिक प्रूफ है किसी का? ऐसे ही इल्ज़ाम कोई बोल दे कि अवैसी साहब बोल दिए, अख्तर साहब बोल दिए कि मैं अवैसी हॉस्पिटल बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात आपके प्रत्याशी प्रतिनिधियों के पास किया जा रहा है, जो आप लोगों के ही द्वारा फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा लिया जाता है। तो आप के सवालात के साथ आज हम हैं किशनगंज में और किशनगंज विधानसभा के विधायक कमरुद्दीन साहब के यहाँ। आज हमारे खास मेहमान हैं कमरुद्दीन साहब। तो चलिए उन्हीं से उनकी तारुफ लेते हैं कि वो राजनीति में कब आए, क्यों आए और इससे पहले वो क्या थे। सर बताएं जरा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना गांव का। देखिए, राजनीति सफ़र के बारे में जो पूछ रहे हैं, मेरा राजनीति सफ़र मेरा 1990 से मेरा शुरू हुआ। 1990 में हम डॉक्टर के नाम से मशहूर थे, मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और एक बहुत पुराने और मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। उसके यहाँ लगभग समझिए कि 10 साल तक हम प्रैक्टिस किए, उसके अंडर में रह करके। उसके बाद 90 में जब डॉक्टर मुशर्रफ साहब यहाँ से चले गए तो फिर हम अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिए। कुछ दिन तक हम चाकुलिया में भी अपना प्रैक्टिस किए 90 में। 90 के बाद फिर अपना प्रैक्टिस में पश्चिम पाली चौक पर भी किए, उसके बाद गाँव में भी किए। इसी तरह से 2001 में जब पंचायत का चुनाव आया तो सारे लोग, जो आम लोग थे, लोग बोला कि शुरू से ही आपका जो एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है और सामाजिक काम के लिए आप तत्पर रहते हैं, तो आप क्यों ना 2001 में चुनाव लड़ जाइए। 2001 में मैंने त्योसा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा। वहीं से मेरा राजनीतिक सफ़र हुआ, 2001 से मेरा शुरू हुआ। उससे पहले भी राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि मेरा चल ही रहा था। 2001 में हम त्योसा पंचायत के मुखिया बने और मुखिया बनकर 5 साल तक त्योसा पंचायत के मुखिया रहे। नंबर से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी जीत जाएंगे। तो हम 7 नंबर से चुनाव लड़े। 2006 में पंचायत समिति का चुनाव अपने रेसिडेंशियल क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद पंचायत समिति जीते। पंचायत समिति जीतने के बाद और आप लोगों की कर्म से और लोगों का दुआओं का असर था कि किशनगंज जो मुख्य ब्लॉक है उसका हम प्रमुख बने। 17 नंबर से जाकर के पंचायत जिला परिषद का चुनाव लड़े और जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद में लोगों ने वोट भी दिए, लोगों ने काफ़ी सम्मान भी दिया, जबकि दूसरा क्षेत्र था। सम्मान भी दिया, इज्जत भी दिया, वोट भी दिया। वोट लेकर के जब हम जीते, जीतने के बाद फिर जिला परिषद के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष में भी हम 5 साल। 2016 में अपने रेसिडेंशियल क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव लड़े और अल्लाह का करम है, लोगों का दुआओं का असर है कि 2016 में भी लोग जिला परिषद में वोट दिए और मैं जिला परिषद जीता दोबारा। मैं उपाध्यक्ष में लड़े और उपाध्यक्ष में भी कामयाबी मिली, लोगों ने उपाध्यक्ष में भी मुझे जिताया और 3 साल 2 महीना हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे। और 2019 में उपाध्यक्ष रहते पीरियड में जब ज़मीनी इंतखाब हुआ, चूँकि हमारे जो विधायक थे जावेद आज़ाद साहब, वो सांसद बन गए, ये सीट खाली हो गया। खाली होने के बाद ज़मीनी इंतखाब में फिर मैं विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव में भी लोगों का काफ़ी समर्थन रहा। मजलिस से हम चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद अभी ज़मीनी इंतखाब में मैंने चुनाव जीता। अभी मैं विधायक हूँ किशनगंज का और अभी मेरा लगभग 8 महीना से कुछ ज़्यादा दिन हो रहा है। दोस्तों, तो सर के आप 1990 से लेकर के 2020 तक का सफ़र, राजनीतिक सफ़र को सुने। अब सवालों का सिलसिला जारी रहेगी क्योंकि सवाल की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप लोगों का सवालों का जवाब सर बेहतर देंगे, ये उम्मीद करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सर, जैसे कि हमारा जो सवाल होता है फेसबुक के लड़कों के द्वारा, फेसबुक के युवाओं के द्वारा होता है और ख़ास करके आपके किशनगंज से बहुत सारे सवाल आते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि आप मजलिस को में जीतने का 8 महीना हुआ है,
इस 8 महीना में आपने अब तक क्या क्या किए? देखिए 8 महीना में अब तक क्या क्या किया, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप 5 साल रहे, 5 साल ही नहीं बल्कि समझ जाइए कि 70 साल का हिसाब लेना चाहिए उनसे कि 70 साल तक आपने क्या किया इस 8 महीने में। कि जैसे ही मैं शपथ ग्रहण लेकर के 31 अक्टूबर को 31 तारीख को जो मैं शपथ ग्रहण लिए, शपथ ग्रहण लेने के बाद क्षेत्र में आए, क्षेत्र के आने के बाद क्षेत्र का भ्रमण किए, क्षेत्र का दौरा किए, लोगों से जाकर के मिले, लोगों से रूबरू हुए, लोगों ने इस बात को बोला, इस बात को लोगों ने ये कहा कि बहुत दिनों के बाद आज हम लोगों को एक विधायक मिला है, जो विधायक हमारे रूबरू आते हैं, हमारे सामने में आते हैं, हमसे आकर के हमारी समस्या को जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में अब तक हम समझते हैं कि 78 मैंने 70 से 78 जो ट्रांसफार्मर है वो 16 kVA और 25 kVA का ट्रांसफार्मर हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है। जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने गया, क्षेत्र भ्रमण किया, क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि ये जो छोटा छोटा डब्बा एक पोल में लटका हुआ है और उसी में कभी कभी हमारे मिस्त्री भाई भी इलाके के ही हैं, वो मिस्त्री भाई तुरंत पोल पर चल करके कुछ अपना गड़बड़ा दिया और गड़बड़ा देने के बाद बोला कि ट्रांसफार्मर तो गड़बड़ हो गया। फिर लोगों से पैसा वसूल किया, पैसा वसूल करने के बाद फिर ट्रांसफार्मर पर चढ़ने के बाद फिर ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया। फिलामेंट जलता था, लोगों की शिकायतें मिलती थी, लोग इस बात को बोलते थे कि ये जो 16 kVA और 25 kVA का ट्रांसफार्मर है ये तो समझिए कि एक फिलामेंट के तरह से है, कोई रोशनी से मिलता ही नहीं है। मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से बात की, एग्जीक्यूटिव से बराबर वार्ता किया जीतने के बाद कि भाई ये जो हमारे इलाके में जो ट्रांसफार्मर का जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान जल्द निपटारा कीजिए। ये 70 से 78 जो ट्रांसफार्मर इलाके में लगा हुआ है, इनको सारे ट्रांसफार्मर को बदली करके 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगाइए, कहीं पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाइए। उसके बाद इस बीच मैंने जब पटना गया, मुझे एक मौका मिला, मौका मिलने के बाद इस लॉकडाउन के पीरियड में ही जो हमारे अभी इस नॉर्थ बिहार के जो बिजली विभाग के जो एमडी है उटकल कट्टी साहब, पहले यहाँ पर डीएम रहा करते थे, उस समय मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था। मैंने उन्हें याद दिलाया कि डीएम साहब आपने ही मुझे शपथ दिलवाया था जिला परिषद के अध्यक्ष का। संजोग से मैं उनसे जाकर के मिल करके मैंने 15 ऐसा ज़रूरी ट्रांसफार्मर था जिस ट्रांसफार्मर को बदलना समझिए कि अति आवश्यक था, चाहे वो सिंगीमारी का ट्रांसफार्मर हो या फिर समझिए कि छौमटिया का ट्रांसफार्मर हो या दामलवाड़ी का ट्रांसफार्मर हो, उसके बाद धुलाबाड़ी का ट्रांसफार्मर हो या आपका छौमटिया का ट्रांसफार्मर हो। इस तरह से 15 ट्रांसफार्मर का नाम लिख करके मैंने दिया। झपड़तल का ट्रांसफार्मर था। इन सारे ट्रांसफार्मर को बदली करना अति आवश्यक है। तो हमारे एमडी साहब ने उसको संज्ञान में लिया और तुरंत वहाँ से आदेश करके भेजे कि इन 15 ट्रांसफार्मर को बदली कर दिया जाए। वो ट्रांसफार्मर अभी बदली हो रहा है, उसके जगह पर 63 kVA का ट्रांसफार्मर लग रहा है। अब तक हमारे जो संज्ञान में है, मेरी जो जानकारी में है, चूँकि ये बरसात भी है, ठेकेदार को दिक्कतें भी आ रही है काम करने में, अब तक 7-8 ट्रांसफार्मर क्षेत्र में लग चुका है। बाकी जो 7-8 ट्रांसफार्मर है वो लगने की प्रक्रिया में है, सब लग रहा है। वो हम समझते हैं कि विदिन ये 15 डेज सारा ट्रांसफार्मर बदली होकर के ट्रांसफार्मर नया लग जाएगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि पिछले लॉकडाउन में ओवैसी साहब ने मालेगांव में राशन का सामान भेजा, लेकिन आप एक विधायक हैं, आपने अभी तक राशन का सामान वहाँ से क्यों नहीं मंगवाया? लोकल जहाँ तक आपसे हुआ आपने किया, लेकिन एमआईएम की तरफ से, मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आपने जैसा मालेगांव में मंगवाया था ऐसा आप क्यों नहीं मंगवाया? देखिए, मालेगांव में बटा या किशनगंज में बटा, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बांटे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बांटे या अख्तरुल ईमान साहब बांटे या कमरुल हुदा बांटे, जो भी बांटे एमआईएम के माध्यम से हम लोगों ने। इसलिए एमआईएम से यहाँ चूँकि लॉकडाउन पूरे देश में लगा है अभी, अब पूरे दुनिया इससे जूझ रहा है, और जो मालेगांव में बट रहा है या हैदराबाद में बट रहा है, हैदराबाद में यहाँ से जितने भी लोग हमारे प्रभावित थे, हैदराबाद में जितने भी हमारे यहाँ पर जो मजदूर थे या मदरसा में असातिज़ा थे या जो मदरसा में बच्चे थे, हम लोगों ने हैदराबाद में बोल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बोल करके, हमारे जो यहाँ के प्रभारी पदाधिकारी माजिद साहब को बोल करके, इंजीनियर आफ्ताब साहब को बोल करके, उन लोगों का मदद हम लोगों ने हैदराबाद में करवाया, उन लोगों का मदद हम लोगों ने मालेगांव में करवाया, उन लोगों का मदद हमने उस एरिया में जो लोग प्रभावित थे, जो लोग यहाँ से त्रस्त थे, यहाँ से जाकर के फंसे हुए थे लॉकडाउन में, उन लोगों का हम लोगों ने वहां पर मदद करवाया। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर आकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बांटेंगे तभी एमआईएम का होगा। एमआईएम अपने प्रति सजग है, अपने हर जगह का एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह पर खड़ा है। अगर 10 रुपया से भी मदद करने की जरूरत पड़ी है, एमआईएम के कार्यकर्ता ने खड़ा होकर के न हिंदू देखा है, न मुसलमान देखा है, न सिख देखा है, न ईसाई देखा है। एमआईएम के कार्यकर्ता ने इंसानियत के तौर पर लोगों को मदद करने का काम किया है और लोग मदद किए हैं। सर, हमारे एक दोस्त है एमडी शाकिब आलम साहब, उनका सवाल ये है
कि नगर में खासकर किशनगंज टाउन में गंदगी ज़्यादा है और सूअरों का बादशाह चल रहा है। तो ऐसी गंदगी इस बरसात के मौसम में और कोरोना महामारी में दिक्कत हो रही है, तो इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, किशनगंज में जो गंदगी है ये नगर परिषद का मामला है। नगर परिषद में एक्सिक्यूटिव संजोग ऐसा हो गया कि जो हमारे एक्सिक्यूटिव साहब थे, एक्सिक्यूटिव साहब की बदली हो गई। अब बदली होने जाने के बाद अभी नया एक्सिक्यूटिव साहब आ गए हैं। इससे पहले जितनी भी मीटिंगें हुई है, चाहे वो समझिए कि एक तंजीम जो यहाँ पर खड़ा हुआ था, उस तंजीम के माध्यम से मीटिंग हुई हो, जो नगर के नाम पर एक हम लोगों ने तंजीम खड़ा किया था यहाँ पर, उसके माध्यम से भी जब मीटिंग हुई है, ये सूअर का मामला उस मीटिंग में आया है। इसका मामला हम लोगों ने डीएम साहब से भी बोले और एक्सिक्यूटिव अफसर से भी बात की, और डीएम साहब उसमें सक्रिय भी रहे और एक्सिक्यूटिव अफसर साहब को बोले भी कि ये जितने भी सूअर पालने वाले हैं, या तो उनको बोलिए कि वो घर में बांध करके पालें, अगर नहीं है तो वैसे सूअरों को पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके ठाकुरगंज में कहीं पर वैसा कोई जगह है जो खुआड़ बना हुआ है, वहाँ पर ले आकर के सूअर को छोड़ दें। बीच में ये लोग इस काम को किए भी एक्टिव होकर के, बहुत से सूअरों को पकड़ करके गाड़ी में लाद करके लेकर के ठाकुरगंज ले आकर के पहुँचा दिए। फिर अभी आवारा सूअर जो है उसी तरह से मैंने चल रहा है। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, डीएम साहब से हम लोग राब्ता में हैं और एक्सिक्यूटिव अफसर से भी राब्ता में हैं कि ये सूअर जो पालने वाले हैं या तो अपने खुहार में रख करके पाले, ये आवारा सूअर को नहीं छोड़े। ये आवारा सूअर कभी भी शहर को डिस्टर्ब कर सकता है, कहीं पर भी इनको कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी मंदिर में घुस सकता है, मंदिर में घुस सकता है, मस्जिद में घुस सकता है, जिससे यहाँ का माहौल बिगड़ने का भी एक खतरा हो सकता है। इसके लिए हम लोग डीएम साहब से बात किए हुए हैं, एक्सिक्यूटिव साहब से भी राब्ता किए हुए हैं। हर मीटिंग में ये बात चल रही है। बीच में ये प्रोसेस चालू भी हुआ था और पता नहीं किस कारण बस अभी फिर ये आवारा सूअर का जो आतंक है शहर के अंदर बढ़ गया है, वो हमारे संज्ञान में है। इसके लिए हम लोग हर मीटिंग में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सूअर का आतंक किशनगंज से ख़त्म होगा। सर, हमारे एक दोस्त हैं एफडी सद्दाम भारती साहब, उनका सवाल ये है कि आप अपने कार्यकाल में कितने नए पुल की स्वीकृति करवाए हैं? देखिए, नए पुल की स्वीकृति, अभी जो पुल की स्वीकृति है, मैं तो आपको ये बता दूं कि 2011 में एक प्लान बना था, एक्शन प्लान बना था। उस एक्शन प्लान में हमारे क्षेत्र के रोड और पुल पुलिया का नाम लगभग था ही नहीं। अगर 11 का एक्शन प्लान में नाम होता तो हम समझते हैं कि आज सारा रोड और पुल पुलिया बन करके तैयार होता। क्षेत्र भ्रमण के दौरान 87 ऐसे रोड हमको मिले जो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपको नाम भी गिनाते चलूँ, ये आपको धूमनिया, जो आपको किशनगंज से ठाकुरगंज जाने वाली रास्ते में धूमनिया पड़ता है, मोतीहाड़ा के पास धूमनिया, इतना जर्जर रोड है, इतना बुरा अवस्था में रोड है, पता नहीं अब तक ये रोड क्यों नहीं बन पाया। उससे आगे आप चले जाइए, पोठिया ब्लॉक के अंतर्गत जो आपको एर्राबाड़ी है, एर्राबाड़ी कब्रिस्तान होते हुए बेलबाड़ी सिंगीमाड़ी की तरफ जो रोड जाती है, इतना जर्जर अवस्था है। इस तरह से 87 रोड का मैंने मुआयना किया और 87 रोड का मुआयना करने के बाद अपने लेटर पैड में लिख करके मैं प्रधान सचिव को वहाँ पर दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये फेज़ 3 में इसका स्वीकृति भी हो गया और वहाँ से आदेश भी आ गया कि इन सब को प्लानिंग के साथ जो है इन सब का जो है काम करना है। लेकिन संजोग है कि अभी लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण से काम बाधित हो गया। ये जो रोड और पुलपुलिया का काम है, पुलपुलिया जो एक आपको खरखड़ी का पुल है, बहुत महत्वाकांक्षी पुल है। उससे आगे एक पुल आपको भोटा थाना है, वो भोटा थाना में अगर पुल हो जाता है, ये खरखड़ी में पुल हो जाता है, ये आपको दामलवाड़ी से खरखड़ी आने के लिए 40 किलोमीटर घूमना पड़ता है। ये अगर पुल हो जाएगा तो 1 किलोमीटर में आप दामलवाड़ी से खरखड़ी आकर के पहुंच जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस में है। सारे पुल को हम लोगों ने लिख करके प्रधान सचिव के यहाँ पर भेजे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये सारे पुल पुलिया का जो समाधान पोठिया ब्लॉक के अंदर है, सारा समस्या का समाधान होगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो एक सतमेरी घाट है, सतमेरी घाट में टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वो 6 करोड़ का एस्टीमेट बन गया। 6 करोड़ का एस्टीमेट बनने के बाद हमारे पूर्व विधायक जी उस समय जाकर के उसका शिलान्यास भी कर दिए। शिलान्यास कर देने के बाद ठेकेदार आया, ठेकेदार आने के बाद देखा कि ये तो एस्टीमेट 6 करोड़ का है, वो एस्टीमेट देख करके वो भाग गए। भाग जाने के बाद फिर रिवाइज में गया, रिवाइज के बाद फिर वो 6 से 7 करोड़ का बना, 7 से फिर अभी रिवाइज होकर के 8 करोड़ का बना। अब फाइनल स्टेज में वो सेंक्शन हो गया है और यही अगस्त में वो टेंडर पर जाने वाला है। इस अगस्त में वो टेंडर में जाएगा और टेंडर में जाने के बाद उम्मीद करते हैं कि अगस्त के लास्ट तक उसका शिलान्यास माननीय सांसद जी के साथ हम लोग उसका शिलान्यास भी करके इंशाल्लाह काम को चालू करवाएंगे। ये सतमेरी का घाट बन जाएगा और समय हमको बहुत कम मिला है और इस कम समय में कोशिश करते हैं कि क्षेत्र के सारे समस्याओं का हम जानें और जान करके समाधान करें और इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत जल्द इन सारे समस्याओं का समाधान होगा।
सैनुल सईद साहब है, उनका सवाल है कि अभी फ्लड का सिचुएशन है यहाँ पे, अपने यहाँ पे बाढ़ का सिचुएशन है, तो इसके लेकर के आप क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि पिछले फ्लड में अवैसी साहब की तरफ से मेडिकल टीम आई थी, इस बार ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ऐसे ही बस हो रहा है? देखिए, बाढ़ जब होगा तो बाढ़ से जूझने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। बाढ़ अभी आई नहीं है। बाढ़ अल्लाह का करम है कि इस किशनगंज में, इस सीमांचल में अभी बाढ़ से हम लोग ऐसे रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बाढ़ से अभी तक हम लोग अछूते हैं। आज हम बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया था। ये जो कोचाधामन में पड़ता है आपका दौला पंचायत के अंतर्गत मंझोक गांव, वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से कटान हो रहा है। काफ़ी ज़ोर से कटान हो रहा है। उसमें जल निस्टरण के एग्जीक्यूटिव साहब से बात हुई है कि फर्दर अभी उसको रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग से उसको रोका जाए। अभी फ्लड फाइटिंग से तत्काल रोक करके उसका धारा को मोड़ा जा सकता है। अगर वो धारा नहीं मुड़ा तो हम समझते हैं कि जो जफरुल भाई हैं, वहाँ एक बड़ी मस्जिद है, वो मस्जिद प्रभावित हो सकता है। एक मज़ार है, वो मज़ार प्रभावित हो सकता है। तो अभी हम वहीं से दौरा करके आ रहे हैं। हम लोग बाढ़ अगर उस तरह की स्थिति आएगी तो फिर हम लोग बात करेंगे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो भाई पूरे देश के लिए, पूरे देश में चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुखाड़ हो, चाहे वो कोरोना का मार हो, सारे जहाँ भी समस्या आते हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ की आवाज़ भी उठाते हैं और वहाँ के लोगों का मदद भी करते हैं। इस तरह से अगर बाढ़ में हम लोग पीड़ित होते हैं तो हम लोग बात करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। अगला बार जो टीम आई थी, अल्लाह नहीं करे कि उस तरह का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो कि हम लोगों को टीम भी मंगाना पड़े और वहाँ से मदद भी मंगाना पड़े। मजलिस पार्टी औरतों के लिए एक अलग सम्मान रखती है, सम्मान ज़्यादा देती है। ऐसे में डॉक्टर तारा श्वेता के बारे में इन दिनों चर्चा चल रही है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, और इसमें वो जबकि गरीबों की हमेशा मददगार रही है, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो एनआरसी में हो, चाहे फिर वो 2017 की बाढ़ हो, हमेशा वो गरीबों के सामने में खड़ी रहती है। उस पर इस तरह का इल्ज़ाम दिया गया है। इस पर पार्टी के सभी लोग चुप क्यों हैं? देखिए, इल्ज़ाम क्या है नहीं है ये हमें पता नहीं है। तारा श्वेता हमारे पार्टी के जिला अध्यक्षा है। हम लोग जिला अध्यक्षा के नाते सम्मान करते हैं और जिला अध्यक्षा के नाते उनको भी अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में पार्टी का विस्तार में काम करना चाहिए, संगठन के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास पद हो सकता है और पद होने के बाद हम एक बड़े डॉक्टर हो सकते हैं। एक डॉक्टर होने के बाद अगर हम कोई जिम्मेवारी संभालते हैं, अगर कोई जिम्मेवारी निभाते लेते हैं तो उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना पड़ेगा। अगर आपको जिला का अध्यक्ष बनाया गया है महिला सेल का, तो आपको पूरे जिला में, हमारे 7 ब्लॉक हैं, 7 प्रखंड में महिला सेल का अध्यक्षा को खड़ा करना पड़ेगा और उस टीम को पंचायत तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी हमारा महिला सेल मजबूत होगा। महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। आज हमारे महिला में 2-3 महिला जो हैं बस वही हैं, हमारी पम्मी बेगम साहिबा हैं और हमारे तारा श्वेता साहिबा हैं। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। अगर एक जिम्मेवारी दी गई है आपको तो उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना पड़ेगा। अगर हम कोई जिम्मेवारी लेते हैं, तो जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा। अगर हम जिम्मेवारी निभाने के लायक नहीं है, जिम्मेवारी निभा नहीं सकते हैं, तो फिर हमें पद पर बने रहने की भी कोई औचित्य नहीं बनता है। अब सवाल है कि आपस में टीका टिप्पणी, मैं तो सबसे कहता हूं कि आप MIM के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, सम्मानित नेता हैं। आपके लिए मजलिस के प्रति सबका सम्मान है, सब आपके सम्मान करते हैं। मैं सबको कहता हूं कि अगर कोई बात होती है, आपस में कोई नाइतफाकी हो ही सकता है। एक परिवार है, एक परिवार में एक 4 हंडी रहता है तो वो हंडी ढनमनाता ही है। अगर किसी कारण बस आपस में कोई पार्टी में अगर नाइतफाकी हुई है तो इसको सार्वजनिक करने की अवस्था नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसको लाइव में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ये कहता हूं कि आप बैठिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिल बैठ करके कहाँ पर दिक्कतें हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का हम लोग समाधान करेंगे। हम लोग बैठेंगे मिल बैठ करके। एक परिवार में अगर कोई मामला बन जाता है तो उसको हम लोग बैठ करके समाधान करेंगे। एक परिवार के लोग हैं। तारा श्वेता भी हमारे परिवार के एक अच्छी नेत्री हैं, हमारे पार्टी की हैं, महिला सेल की अध्यक्षा हैं। हम उसका सम्मान करते हैं और जिनसे भी अगर कोई मामला है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुरंत लाइव में नहीं आना है। लाइव में आकर के घर का मामला को, दुनिया को ढंढोड़ा पिटवा के नहीं जलवाना है। हम लोग हमारे पार्टी के, हमारे सर, डॉक्टर तारा श्वेता का वो लाइव में आकर के बोल रही थी कि लोकसभा इलेक्शन के टाइम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष MIM के, वो उनका फ़ोन रिसीव करते थे, उनको अपॉइंट लेते थे, उनसे बात करते थे। लेकिन अभी जब वो फ़ोन करती है तो उनका रिस्पॉन्स ले आता है। तो इसको क्या समझूं? किनको फ़ोन करती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को। राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ़ोन करती है तो इसका जवाब तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा।
ये हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने भी आज तक फ़ोन से उनसे बराबर रब्ता नहीं करते। अगर हमको रब्ता करने का ज़रूरत पड़ता है तो हमारे जो प्रभारी हैं माजिद साहब से बात करते हैं, सरफराज साहब से बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं, हो सकता है कि किसी समय आप फ़ोन किए होंगे, हो सकता है कि उस समय वो व्यस्त रहे होंगे, कोई मीटिंग में रहे होंगे, कोई काम में रहे होंगे। ये इल्ज़ाम जो है ना बिल्कुल गलत है, इस इल्ज़ाम को हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। सर, सैनुल सईद साहब का सवाल है कि मालेगांव में भी स्कूल और हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन 2015 में पार्टी आई है यहाँ पे, और आपके लोकसभा इलेक्शन से पहले से बात चल रही थी, आपके विधानसभा इलेक्शन से पहले चल रही थी कि हमारे एक भी सीट यहाँ पे जीतेंगे तो ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा, ओवैसी स्कूल बनेगा। और ये सवाल लगभग हमारे 30-40 दोस्तों का है, मैं सबका नाम बाद में लूँगा। तो अभी तक नहीं बन पाया, ऐसा क्यों? किसने बोला कि यहाँ पर ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा? किसने बोला कि यहाँ पर ओवैसी कॉलेज बनेगा? कोई ऑथेंटिक प्रूफ है किसी का? ऐसे ही इल्ज़ाम कोई बोल दे कि ओवैसी साहब बोल दिए, अख्तर साहब बोल दिए कि मैं ओवैसी हॉस्पिटल बनाऊंगा। देखिए, ओवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा, ओवैसी सदन भी बनेगा। अभी हम जीतने के बाद जब हम पोठिया ब्लॉक का दौरा किए, पोठिया ब्लॉक में जाने के बाद देखे कि जब आधार कार्ड का संशोधन हो रहा है, हमारी माँ बहनें सैकड़ों के हिसाब से खड़ी हैं, बैठने के लिए जगह तक नहीं है। उसको देख करके हम लोगों ने एक ओवैसी सदन के नाम से अभी हमने 15 लाख रुपये अनुशंसा किए हैं, और बहुत जल्द वहाँ पर एक ओवैसी सदन हम लोग बनाएंगे और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष को ला करके उसका उद्घाटन करवाएंगे, और वो ओवैसी सदन बनेगा। और वहाँ पर ओवैसी सदन बनने के बाद जो है एक ओवैसी टावर भी हम लोग बना रहे हैं। उसी तरह से अभी तो भाई जुमा 8 दिन हम लोगों का हुआ है। 2015 से भले ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीत हमें 2019 में मिली है। अभी 8 से 9 महीना हमारा समय हो रहा है। अब इसी बीच में ओवैसी सदन भी बनेगा, ओवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा, ओवैसी कॉलेज भी बनेगा, सारा चीज़ बनेगा। लेकिन 2020 में जब सीमांचल के लोग जगेंगे, सीमांचल की जो बदहाली है वो बदहाली जब खुशहाली में बदलेगा, तो यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल भी होगा, और यहाँ पर ओवैसी कॉलेज भी होगा, ओवैसी स्कूल भी होगा, ओवैसी भवन भी बनेगा, ओवैसी सदन भी बनेगा, सारा चीज़ बनेगा। अब सवाल है कि 8 महीना में सारा चीज़ होना संभव नहीं है। आने वाला कल में जब इस बिहार विधानसभा में 20 आदमी MIM के जीत करके जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इस सीमांचल में नहीं, बिहार के अंदर में ओवैसी सदन, ओवैसी हॉस्पिटल एक नहीं सैकड़ों के रूप में बनेगा इंशाअल्लाह। कमरुल्लाह साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हैं, और इनसे सभी सवालात के जवाब मिले हैं। जिन दोस्तों के सवाल सेम थे उनका बहुतों का नाम नहीं लिया गया है, तो आप लोगों का सबका सवाल पूछा गया है और जवाब भी मिले हैं। अब आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त साथी आसिफ लाइक के साथ रियाज राही।